मदद के लिए पटवारी से मिला, तहसीलदार के पास भी गया, मंत्री जी के भी हाथ जोड़े, किसी ने नहीं सुनी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। ठहरो ठहरो ठहरो, हम बनेंगे आपकी आवाज। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। हेलो मंत्री जी नमस्कार, मैं अभी निकल रहा हूं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, खूंटे कहां तोड़ गए, रस्सी कहां काटी गई, खूंटे की जमीन भी खूंटे वाली की है, रस्सी भी उसी की बाटी हुई है, जमीन कहां दी गई है, जिंदगी पर रहम कहां बख्शा गया। जी हां, ये सवाल आज बस्तर कर रहा है। वो बस्तर जिसे लेकर बरसों से एक कहावत चली आ रही है कि बस्तर में मैना बोलती है या बोलती है बंदूक, क्योंकि वहां का आदिवासी तो बेजुबान बना दिया जाता है। लाख दावे किए गए बस्तर के बेजुबा आदिवासियों को खुलकर बेखौफ तरीके से जीने की आजादी देने के लिए, नासूर बन चुके नक्सलवाद से निजात दिलाने के लिए। लेकिन तमाम ऑपरेशन मुहिम के बाद भी हालात बदलने के बजाय बद से बदतर होते चले गए। पहले खौफजदा आदिवासियों के बच्चों ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कभी जंगल के बाहर की जिंदगी नहीं देखी, कभी ऐसा हुनर सीखने का मौका ही नहीं मिला, वो भी बेहतर जिंदगी बिता सके। और जब स्कूल जाने की जहमत उठाई तो वहां भी उन्हें सिर्फ
बारूदी सुरंग बिछाने और माओवादी विचारधारा का सबक सिखाया जा रहा है। ज्ञान के मंदिर में ही नक्सलवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है और सब कुछ सहने को मजबूर सिसकता बस्तर बड़ी खामोशी से बस यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब लगेगा लाल आतंक पर लगाम। नक्सलवाद और कितने घरों का करेगा तबाह, कितनी और मां की गोद सूनी करेगा, कितनी और मांगों का सिंदूर मिटाएगा और कब तक ये नक्सलवाद जिहाद के रूप में फैलता जाएगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की पाठशाला, बस्तर के स्कूलों में सिस्टम के खिलाफ बच्चों में भर रहे हैं जहर, प्रशासन है बेखबर। आज जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रतलाम में नामली पहुंचे सीएम शिवराज, अंत्योदय मेले में की शिरकत, करोड़ों के विकास कार्यों का किया ऐलान। कम बारिश वाले इलाकों में हर संभव मदद करेगी सरकार, सीएम रमन ने किया ऐलान। जिला कलेक्टरों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजनाएं शुरू करने के लिए दिए आदेश। जांजगीर पहुंचे भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा गरीबों का रास्ता अनाज देने की योजना पर वाहवाही लूट रही है सरकार, लेकिन 35 किलो की जगह सिर्फ 7 किलो बट रहा चावल। जबलपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले करने वाला बिना बड्डा हुलिया बदलने में माहिर, स्वराज एक्सप्रेस को मिली अलग अलग कई तस्वीरें, विधायक अंचल सोलकर के साथ भी है फोटो। मध्य प्रदेश बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वार शुरू करेगी प्रदेश कांग्रेस, गुंडागर्दी, चाकूबाजी और अड़ीबाजी करने वाले नेताओं की लगाएगी पोस्टर। ग्वालियर में ऑटो चालक की सरेराह पिटाई, मामूली टक्कर के बाद महिला को पुलिसकर्मियों ने पीटा, थाने में किया केस दर्ज, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा ड्राइवर। अशोकनगर में पैर पसार रहा है डेंगू, 5 मरीजों की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। जहरीले मच्छर की रोकथाम के लिए सीएमओ ने बनाया कॉल सेंटर। और 185 मिनी स्टील प्लांट में उत्पादन ठप होने से 50,000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट, बिजली टैरिफ में रियायत की मांग कर रहे हैं फैक्ट्री के संचालक। और ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल से दिन भर रहा मचा हाहाकार, भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत बड़े शहरों में बैंक में नहीं हुआ कामकाज, बसों के लिए भी यात्री हुए परेशान। Program is sponsored by CXCT. तो अब जरूरी हो गया है ठोस निर्णय लेने का कि सांस लेने भर की राहत के लिए भी यहां तोड़नी होगी सारी सख्त चट्टानें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कश्मीर कहे जाने वाले बस्तर के बासिंदे जिंदगी जीते नहीं बल्कि ढोते हैं। जिंदगी हर रोज एक नया जख्म देती है, कभी नक्सलियों के जुल्म के रूप में तो कभी नक्सलियों के सहयोगी होने के सुरक्षा बलों के संदेह के रूप में। नक्सलियों का मानना है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन शायद नक्सली आकाओं को अब बंदूक थमाने के लिए पर्याप्त सूरमा नहीं मिल रहे, तभी तो अब वो स्कूली बच्चों को बंदूक थमाकर अपनी लड़ाई लड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि ये मासूम तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें जिस रूप में ढालो आसानी से ढल जाते हैं। और अगर प्रदेश में हालात यही रहे तो कहीं सड़कें नहीं बचेंगी, न घर न मकान, सिर्फ जंगल और हिंसा का होगा नंगा नाच। तो नक्सल विरासत का साया जब तब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में मंडराता रहता है, लेकिन अब तो नक्सलियों ने बकायदा पाठशाला के जरिए अपनी नई कैडर तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजापुर, कांकेर और सुकमा के जंगलों के सरकारी स्कूलों में शूट किया गया एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शिक्षकों की जगह एक हथियारबंद नक्सली स्कूली बच्चों को बंदूक का पाठ पढ़ाने के साथ साथ सरकार और सिस्टम के खिलाफ जहर घोलते दिख रहा है। स्कूल में लाल आतंक की क्लास,
बच्चे पढ़ रहे बंदूक का पाठ। हाँ ठीक है, आज हम पाठ बताएंगे। अभी तुम लोगों को बंदूक की पाठ बताऊंगा, सुने? हाँ ठीक है, कभी बंदूक की पाठ नहीं सुने ना, नहीं पढ़े ना? ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे। जी हाँ, बस्ते की बजाय बंदूक के बोझ तले दबे मासूम बच्चों की ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं लाल आतंक के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों के सरकारी स्कूलों में इन दिनों शिक्षकों की बजाय नक्सली कक्षाएं ले रहे हैं और कखारा सीखने की उम्र में बच्चों को जन क्रांति का पाठ पढ़ा सरकार और सिस्टम के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। ज्ञान के मंदिर में नापाक नसीहतें दी जा रही हैं। यकीन न हो तो एक बार फिर सुन लीजिए, नन्हे मासूमों को नक्सली कौन सी तालीम दे रहे हैं। तुम क्या बनना चाहती है? अरे गुड्डू, तुम क्या बनना चाहते हैं? मैं जी सर, मैं इंजीनियर बनूँ। तुम गुड्डू? साहब मैं कलेक्टर साहब बनूँगा। कलेक्टर? अरे अरे कलेक्टर, बड़ा बड़ा साहब बनने के लिए चाहते हैं ना, आगे बढ़ने? अरे वो साहब छोटा नौकरी है, वो 1000 रुपया का है, एकदम नीचे का है। हमारे जैसे पूरा बस्तर में, अपना 12 देश में पूरा पुलिस राज चल रहा है बच्चे। अभी पूरा गुरुजी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब गिर गया बच्चे। पूरा आज जो ये बंदूक की पाठ खत्म हुआ, कल तुम लोगों को आदमी को कैसा मारना है। हाँ, तुम लोग भी आने वाले दिनों में थानेदार बनना है। कंपल्सरी निकित की एसपी लोग को बरताई में दूर की थी हर दिन निकित की बात पहले अंजारे ने ये देख के ना करे जरूर दूर की चलते। सबसे पहले नक्सली बच्चों से सवाल करता है कि वो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहती है? बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है टीचर, कोई कलेक्टर, तो कोई इंजीनियर। अरे वो साहब को छोटा नौकरी है। लेकिन बदले में बच्चों को बंदूक उठाओ और दुनिया को कदमों के नीचे जाओ का पाठ पढ़ाया जाता है। बंदूक कैसे चलती है, किसी की जान कैसे ली जाती है, आतंक कैसे फैलाया जाता है, विद्रोह की आग कैसे भड़काई जाती है, ये वो बातें हैं जिन्हें नक्सली अबूझ बच्चों के भेजे में अभी से भर रहे हैं। वैसे भी बंदूक का खौफ तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। फिर इन बच्चों की क्या मजाल जो हथियार लैस नक्सलियों के आदेश को नामंजूर करें। देखिए नक्सलों की इस ट्रेनिंग का असर कैसे लगने लगे पुलिस के खिलाफ ये नारे। और सरकार के विरोध में निकलने लगी रैली। वहीं नक्सलियों के क्लास की तस्वीरें सामने आने के बाद सूबे में एक बार फिर हड़कंप मच गया है और लगातार बेलगाम हो रहे लाल आतंक ने अपने इस नए हथकंडे से सरकारी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। उनकी भर्ती तो पिछले 40 साल से कर रहे हैं और उस भर्ती में हिंसा और तोड़फोड़ के सिवाय कुछ नहीं हुआ। अब बच्चों के मन में लालसा आ गई। अब इनको कोई नहीं रोक सकता कि मुझे बस्तर में ही कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएफओ बनना है, एसडीओ बनना है, शिक्षक बनना है। मैं यहाँ का विकास करूंगा और विकास की कल्पना को उनके अंदर तक चला गया। अब नक्सली चाहे जितना भी उनको कुछ कहें, मगर वो अंदर की उनकी जो इच्छा शक्ति है वो जागृत हो गई है, बस्तर वालों की जागृत हो गई है, इसलिए उनके अंदर की घबराहट है। एक तरफ नक्सल उन्मूलन के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपए फूंक रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों ने इन तमाम दावों का दम निकाल कर रख दिया है। ना तो छत्तीसगढ़ में स्कूलों की दशा सुधर पाई है और न ही शिक्षा का स्तर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलें आज भी झोपड़ियों में चल रही हैं। शिक्षक स्कूल में पढ़ाने आए या ना आए, लेकिन उनकी जगह आकर माओवादी अपना काम जरूर कर रहे हैं और जहर के बीज बो रहे हैं।
ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या स्कूलों के जरिए नक्सली अपना नया कैडर तैयार कर रहे हैं? क्या सूचना तंत्र की नाकामी के चलते छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का नेटवर्क बढ़ रहा है और नक्सलवाद नासूर बनते जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब नासूर बन चुके नक्सली मासूमों को बनाने लगे अपनी ढाल, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगे बंदूक का पाठ, और नक्सली नेटवर्क के आगे हर बार सूचना तंत्र को मिले मात, तो सवाल उठते। क्या स्कूलों के जरिए नया कैडर तैयार कर रहे नक्सली? क्या नक्सलियों से निपटने के लिए सेना को मैदान में उतारना अब जरूरी? क्या सूचना तंत्र की कमजोरी के कारण बढ़ रहा है नक्सली नेटवर्क? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान सच्चिदानंद उपाध्याय जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे। आरपी सिंह, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे। और हमारे साथ हैं श्री एस.के. राउत जी, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समय भी वो अलग अलग जगहों पे जहां रहे हैं, वो नक्सल समस्या को बहुत अच्छे समझते हैं। हम उनसे जानेंगे। और हमारे साथ होंगे हमारे स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। गिरिजा जी, आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने भी मेहमान हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। पहला सवाल हमारा राउत जी आपसे ही है। ये जो अभी मैंने आपको फुटेज दिखाए हैं, जो रिकॉर्ड किया वीडियो नक्सलियों ने खुद वायरल किया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नक्सलवादी हमेशा दो स्तर पर काम करते हैं, वैचारिक स्तर पर जी, और एक प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक स्तर पर जी। उसी स्तर पर पुलिस को भी काम करना है। उनके साथ जो लड़ाई लड़ना है वो भी वैचारिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर, दोनों स्तर पर लड़ना है जी। तो ये सही है। इन्होंने अभी जो आपने दिखाया फुटेज, तो उसके आधार पर ये कोशिश कर रहे हैं जी कि अभी से बच्चों के माइंड को उस विचारधारा की तरफ मोल्ड किया जाए जी। तो इसको फाइट करने के लिए हमारे पुलिस के पास भी उसी प्रकार योजना और शासन के पास कि वैचारिक स्तर पर कैसे इस चीज को खत्म किया जाए, वो जरूरी है जी। नहीं तो कैसे, यहाँ पुलिस की क्या योजना है कि वैचारिक स्तर पर खत्म करे? वो तो सीधे सीधे सिखा रहे हैं। जो बच्चे एकदम मासूम है, छोटे ककहरा सीखने की जगह, वो अगर उनके मन में इस तरह से लाल सलाम का जो भय है वो उनके मन में भर दिया जाएगा और उनको बंदूक कैसे चलाते सिखाएंगे, तो उसमें 2%, 4%, 5% ही सही जो बच्चे उस धारा पे निकल जाएंगे, तो इससे तो नक्सलवाद और बढ़ता ही जाएगा। और सामने काउंटर करने के लिए पुलिस की ऐसी कोई योजना नहीं दिख रही। नहीं, ऐसा पुलिस के पास योजनाएं तो काफी है। ऐसा देखिए, जैसे आंध्रा में कितने सालों से ये नक्सल आंदोलन चल रहा है, उसी तरह आपने देखा था 1974 वगैरह में बंगाल में भी ये आंदोलन जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ भी चली, और समय क्रम में बंगाल से ये फिर खत्म होके ज़्यादा आंध्रा में चलने लगा जी। और कुछ सालों में आंध्रा ने इतनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर लिया है कि ये पुलिस के कारण ही वहाँ पे वो समस्या जो है, यद्यपि पूरा खत्म नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है जी। तो उसी तरह हमारे अभी मध्य प्रदेश में भी ये समस्या काफ़ी कंट्रोल में है जी। बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हो रहा है जो 90 के दशक में हो रहा था जी। या 2005-6 के बाद इक्का दुक्का कोई घटना हुई है, लेकिन उसके बाद घटना नहीं हुई है। उसका कारण जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर है जी। जो स्ट्रैटेजी आंध्रा में अपनाया गया या जो छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है जी। लेकिन ये सही है जो आपने फुटेज दिखाया बस्तर के बारे में जी। बस्तर में इनकी जो एरिया डोमिनेशन है वो कुछ ज़्यादा है। और मुझे ध्यान है जब मैं AIG स्पेशल ब्रांच में था यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में जी। तो उस समय एक रिपोर्ट हमारे एक और AIG साथी ने तैयार किया था और उसने तब 1984 में ही बताया था कि ये बस्तर आगे जाके इसमें काफ़ी वो होगा। लेकिन कई बार क्या होता, समय रहते उस पर दृष्टि अगर नहीं दिया जाए तो ये समस्या फिर नासुर बन जाता है।
तो आज उसी प्रकार की ये समस्या बढ़ा हुआ है। और आपने एक अच्छी बात उसमें कहा है कि इसमें इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। और इंटेलिजेंस का रोल भी केवल सरकारी इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं रहता है, उसके लिए अपने को पुलिस को जो है इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके अपनाना चाहिए जी। और अपनाना पड़ता है जी। तभी जाके उसमें ये कार्रवाई हो पाता है। और साथ साथ उस क्षेत्र में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और जो सामाजिक गतिविधियां हैं या अन्य जो कुछ गतिविधियां हैं वो सब चलते कैसे रहे ये देखना बहुत जरूरी है जी। जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हम गिरिजा शंकर जी से जानेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं रायपुर सीधे। उपासने जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उपासने जी, सरकार लगातार दम भर रही है कि नक्सली समस्या से हम निजात पा रहे हैं, लेकिन निजात पाने की जगह नक्सल की फसल तैयार की जा रही है। देखिए, जैसा राउत साहब ने बताया कि 1974 की रिपोर्ट भी उन्होंने बताई जी। और सरकार अपना काम निरंतर कर रही है जी। इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं कि आत्मसमर्पण भी बड़ी मात्रा में नक्सलियों के द्वारा लगातार जो है किया जा रहा है। अब ये बौखलाहट है, इस बौखलाहट में ये इस प्रकार का वातावरण निर्माण करके, क्योंकि बच्चों ने जिस प्रकार के जवाब दिए हैं, बच्चे कहीं भी उस नक्सल आंदोलन से प्रभावित दिखाई नहीं देते हैं। उनके जवाब आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही बेखौफ जो है उनके सामने भी अपने मन की भावनाएं जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उस बात को उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, शिक्षक बनना है, थानेदार बनना है, जो भी बनना है, वो बातें उन्होंने जो समाज में भाव है वहाँ के, जो उस उनके परिवार में भाव है, उस भाव को उन्होंने अभिव्यक्ति वहाँ पर आतंक के साये में भी अपनी उस बात को कहा। इसका मतलब यह है कि वो कहीं भी इनके सामने या इनके इस आंदोलन से, जो आंदोलन वो पढ़ाई वाला कर रहा है, उस दृष्टि से वो वहाँ पर उस धारा से नहीं जुड़ना चाहते। आतंक निर्माण किया जा सकता है, वहाँ पर वातावरण बनाया जा सकता है, लेकिन समाज का दबाव जो है निश्चित रूप से, और समाज को दबाव बनाना भी चाहिए। यदि समाज नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अपना वातावरण निर्माण नहीं करेगा, समाज जो है जागरूक नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, उसको सफलता मिल सकती है। लेकिन जब समाज शक्तिशाली हो जाएगा, समाज जो है इस दिशा में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा परिवार में देगा और समाज में देगा, तो निश्चित रूप से ये उनका दिवा स्वप्न है। और ये दिवा स्वप्न केवल इसलिए है कि वो सब प्रकार से निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। उनको ये लगने लगा है कि अब जो है हमारे सब लोग टूटते जा रहे हैं, सब प्रकार से जो उनकी टीम है वो बिखरती जा रही है। जिस प्रकार से दोनों सरकारों का दबाव लगातार बस्तर में दिखाई दे रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ये इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण करके वो चाह रहे हैं कि हम एक नया रास्ता खोलें, लेकिन उसमें सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन उपासने जी, जिस तरह से वो तैयारी कह रहे हैं, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, उन्हें मन की बात बता दी, लेकिन अब आगे बंदूक की नोक पर जब उनको तैयार किया जाएगा, जिस तरह से खुद वो नक्सली बोल रहा है, तो ऐसे में अगर 2%, 5% भी बच्चे निकलते हैं तो ये फसल और बढ़ती जाएगी घटने के बजाय। देखिए, अभी तो बच्चे हैं बहुत, ये आंदोलन तब तक चलेगा भी, इनके मंसूबे तब तक तो ध्वस्त हो जाएंगे जब तक ये बच्चे बड़े होंगे। जब तक अभी बच्चों को इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये केवल एक वातावरण निर्माण करने की उन्होंने एक कोशिश की है, एक षड्यंत्र निर्माण करने की कोशिश की है। लेकिन समाज जागरूक है, सरकार जागरूक है, और उसके परिणाम जो आ रहे हैं हम सबको मिलकर, चाहे इसमें राजनीतिक चश्मे से इन बातों को नहीं देखा जाना चाहिए। इन बातों के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर और नक्सलवाद से लड़ाई कैसे लड़नी है, छत्तीसगढ़ से इसका समूल नष्ट कैसे हो, इसके लिए एक सामूहिक पहल करने की आवश्यकता है, और वो होनी ही चाहिए। समाज के सभी वर्ग जब इससे लड़ेंगे और समाज जागृति होगी, तो निश्चित रूप से ये कहना गलत है कि बच्चे जो है वो बच्चे मन के सच्चे, इसलिए उन्होंने सारी बात कह दी। बच्चे जो है जिनके मन में जो भाव पहले से निर्माण हो गया वो बदल नहीं सकता। ये उनके मन में अंकुरित हो गया बीज, वो अंकुरित निश्चित रूप से बड़ा होगा। अब उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ने वाला है, वो चाहे नक्सली कितना भी रंग चढ़ा लें, लेकिन वो रंग नहीं चढ़ेगा। जो देशभक्ति का भाव उनमें है, जो छत्तीसगढ़ के प्रति लगाव उनमें है, जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने आतंकों को देखा है, अपने रिश्तेदारों को मरते देखा है, उनको जूझते देखा है, तो इसलिए इतने लंबे समय से जो आतंकवाद यहाँ पर चला है, जो छत्तीसगढ़
की धरती से कटा हुआ बस्तर, जहां ये नौकरी करने लोग जाना नहीं चाहते, काले पानी की सजा मानते हैं। आजादी के बाद से आज तक इस प्रकार का वातावरण उस बस्तर में निर्मित हुआ कि लोग वहां पर शिक्षक बनकर नहीं जाना चाहते। वहां पर कहा अधिकारी को यदि कहना है तो कहेगा कि ट्रांसफर करा दूंगा बस्तर। ये धमकी होती है कि एक बस्तर जो है सजा के बतौर है। ये भाव जो निर्माण हुआ है इस आजादी बिल्कुल उपासना जी, आपकी बातें सब मैं मान लेता हूं कि सब कुछ है ये समाज करेगा, समाज के लोग करेंगे, लेकिन पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, हम आपसे बाद में जानेंगे। आपके साथ ही आरपी सिंह जी हैं। सिंह साहब, अभी उपासना जी ने जो बात कही उसमें कहीं भी ये बात नहीं आती है कि सरकार क्या उन बच्चों के लिए उपाय कर रही है, उनको बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है, क्या मत है आपका? त्रिपाठी जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, मैं उस पर आऊंगा। पहले उससे छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। एक पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज जो वीडियो स्वराज एक्सप्रेस ने दिखा दिया है उसके बाद कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाता है। आज के वीडियो में जो बातें बड़ी ही स्पष्ट है, जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं सब शासकीय ड्रेस में बैठे हैं, यानी वो स्कूल सरकारी है। एक झोपड़ी में वो स्कूल लगा है, मतलब सरकारी स्कूलों की स्थिति बस्तर में क्या है ये उस तस्वीर से दिखाई देता है। और तीसरी सबसे अहम बात, नक्सली जब पाठशाला में आता है तो पहला प्रश्न पूछता है तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं कि आज गुरुजी नहीं आए। मतलब साफ है, स्कूलों की स्थिति कैसी है सरकारी, और बच्चे किस हालात में वहाँ पढ़ते हैं, और वहाँ शिक्षक नहीं जाता है। आपने जो प्रश्न पूछा मैं उस पर आता हूँ कि उपासना जी ने कहा कि सब कुछ जो है नागरिकों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। आपका प्रश्न था कि सरकार क्या कर रही है, तो मैं आपको बताता हूँ सरकार वहाँ क्या कर रही है। ये विधानसभा में इस सरकार का जवाब है, कुछ आंकड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। 23 जुलाई 2015 शीतकालीन सत्र में ये सरकार का जवाब है, मानसून सत्र में माफ कीजिएगा। इस सरकार ने युक्तिकरण के नाम पर 2918 स्कूल बंद कर दिए हैं, जिनमें कुछ स्कूल 103 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आपको जानकर बड़ा झटका लगेगा त्रिपाठी जी, इसमें से 736 स्कूल बस्तर के हैं। तो सरकार जो बच्चों के लिए करने जा रही है वो ये उनका पहला कदम है कि सरकार 750 स्कूल बच्चों के बंद करने जा रही है। दूसरा काम क्या सरकार करने जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी विधानसभा की कार्रवाई का चिट्ठा है। इसी सरकार ने माना है कि प्रदेश में वर्तमान समय में 45,235 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और इनमें से 22,000 से ज्यादा पद बस्तर संभाग में शिक्षकों के रिक्त हैं। तो सरकार बच्चों को लेकर कितनी संवेदनशील है ये आंकड़े बताते हैं। आज का जो वीडियो आपने दिखाया है, मेरा दावा है आपके इतने लंबे पत्रकारिता के जीवन में, चाहे राउत साहब के इतने लंबे पुलिस विभाग की नौकरी में, कभी भी ये सामने नहीं आया होगा कि नक्सली बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आखिर ये वीडियो सामने आया क्यों, ये हालात ऐसे बने क्यों, इसके पीछे जाने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ त्रिपाठी जी, पुलिस और सरकार अब बच्चों को सामने रखकर लड़ाई लड़ रही है। सुकमा में आप याद कीजिए, अक्टूबर के बाद से इस महीने तक लगभग 4 से 5 रैलियां स्कूल के बच्चों को सामने रख के सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ निकलवाई है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बदले में वो भी उसी कदम को उठाने के लिए बाध्य होंगे। जवाब में नक्सली अब स्कूलों में धमक गए हैं। तो एक तरफ शासन प्रशासन और उनकी पुलिस है, एक तरफ नक्सली है। जैसे पहले आदिवासी दो पार्टों के बीच में फंसते थे, अब स्कूल में बच्चे दो पार्टों के बीच में फंस रहे हैं। सिंह साहब, मेरे बस्तर का चप्पा चप्पा घूमा है सिंह साहब, आज तक कोई भी। सिंह साहब, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। मैं निश्चित तौर पे जो सरकार इस समय नक्सली जो कर रहे हैं वो सरकार की नाकामी है, लेकिन थोड़ा मैं आपको और पीछे ले जाता हूं। जो नक्सली समस्या से निपटने की जो योजना है वो आज की नहीं है, बहुत पहले से है। आपकी भी कांग्रेस सरकार रही है, अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 साल रही है। इसके पहले दोनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलाने के पहले लंबे समय तक आपने राज किया। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? आपका प्रश्न बहुत अच्छा त्रिपाठी जी। जब हमारी सरकार थी तब बस्तर में नक्सलवाद पैदा हो रहा था, और इसी नक्सलवाद के खिलाफ महेंद्र कर्मा ने जन जागरण अभियान चलाया था और नक्सलियों को सीमा के पार तक खदेड़ दिया था। बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सली लौट के आए। आप पुराने आंकड़े पुराने
सारे तथ्य उठा के देख लीजिए। राउत साहब मेरी बात सहमत होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में 3 जिले नक्सल प्रभावित थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 12 साल काबिज रही और नक्सली 17 जिले में पहुंच गए। तो कौन किसका मददगार है? अभी 4 दिन पहले एक कोर्ट का आदेश आया था जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नक्सलियों का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो अब तो अदालतें भी मानने लगी है कि नक्सलियों का सहयोगी कौन है। जी सिंह साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। गिरिजा जी, आपने अभी तर्क सुना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का भी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का भी, और आपने वो वीडियो भी देखा। राउत साहब ने भी बताया कि वाकई में ये कुछ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में पुलिस को चाहिए कि वो कुछ इसका जिस तरह वो कर रहे हैं उसी तरह वो उसका प्रत्युत्तर दे। क्या आपको लगता है इस तरह से हो सकता है, क्या संभव? देखिए, जो राउत साहब ने शुरुआत में जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नक्सलियों से लड़ाई केवल आप मैदान में जंगल में नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई विचारों के स्तर पर और रणनीति के स्तर पर भी लड़ने की जरूरत है। कभी याद कीजिए कि जब भी किसी शहरी इलाकों में, महानगरों में, यूनिवर्सिटीज में रहने वाले ऐसे लोगों के जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, जब उनको नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप में जब भी उन पर कोई कार्रवाई की गई तो पूरी दुनिया से उनके पक्ष में आवाज निकली। जो नक्सलियों का नेटवर्क है वो केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, और जब नक्सलियों से लड़ाई की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि सेना या पुलिस कितनी कर रही है, कितने नक्सली मारे गए या कितने पुलिस मारे गए। नक्सलियों की लड़ाई केवल यहां तक सीमित नहीं है, वो जो उनका नेटवर्क है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और जिसमें वो वैचारिकी शामिल है। यदि केवल नक्सलियों से लड़ने की पूरी रणनीति को मैदान में लड़ने तक, नक्सलियों से सशस्त्र रूप से लड़ने तक सीमित कर दिया जाएगा तो नक्सलवाद का जो ये बढ़ावा जो आपको देखने को मिला है बच्चों के रूप में, ये कभी खत्म नहीं होगा। और बच्चों के साथ जो ये इंटरेक्शन जो आपने देखा है, मेरा एक ही सवाल इसमें उठता है कि सरकारी स्कूल में एक नक्सली आकर बच्चों से हथियारबंद होकर बातचीत कर रहा है, आखिर वहां पर बाहर सरकार कहां? आपने उस फुटेज में देखा होगा, बाहर 2 नक्सली पहरा भी दे रहे हैं। तो अब यदि मान लीजिए सरकारी स्कूल में नक्सली आकर बकायदा खुलेआम बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो फिर सरकार कहां पर है? दूसरी बात, जो हमारे दोनों दलों के जो नेताओं ने जो बातचीत की, मुझे लगता है इन दोनों को नक्सलियों की चिंता नहीं है, आम जनता की चिंता नहीं है, इनको चिंता अपनी अपनी राजनीति करने की है। कांग्रेस की रिजीम में क्या हुआ या बीजेपी की रिजीम में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस महेंद्र कर्मा की बात कर रहे हैं वो महेंद्र कर्मा को ही बाद में कांग्रेस ने जब वो नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडुम का अभियान चलाया तो कांग्रेस ने उन्हें उसका विरोध किया। जहां तक बीजेपी के जो सज्जन हैं वो जो कह रहे हैं कि समाज करेगा, जनता करेगी और वो बच्चे जो हैं वो सब कुछ है, इस पूरी फिलॉसफी से आपकी अपनी रणनीति क्या है, सरकार कहां क्या कर रही है, वो कहीं जाहिर नहीं होती। और कहते राजनीति मत की जाए। दरअसल इन सब मुद्दों पर राजनीति गैर राजनीति की बात नहीं है। गंभीरता ये होनी चाहिए कि यदि नक्सलियों से के खिलाफ लड़ना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी सरकार को, सारी सब ताकतों को एकजुट होकर एक रणनीति बनानी होगी। और मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद से लड़ने को लेकर चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दूसरी अन्य राज्य सरकारें हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, अभी तक यही तय नहीं कर पाया गया है कि नक्सलियों से लड़ने की रणनीति क्या होगी। जब आपके पास रणनीति नहीं है, बहुत कुछ यही होता है कि हम उनको कड़ा जवाब देंगे, सेना को लाने की बात हो जाती है, या जो वहां पुलिस बल तैनात है उसकी संख्या बढ़ाने की बात हो जाती है। लेकिन वो जो वैचारिकी स्तर पर जो पूरी दुनिया में जो उनके सपोर्टर्स साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ जो उनका विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को रोकने को लेकर मुझे नहीं लगता कहीं कोई रणनीति सरकार के पास या सत्ता प्रतिष्ठान के पास है या राजनीतिक दलों के पास है। वो सारी लड़ाई को केवल जंगलों में मुठभेड़ के स्तर पर या कि एक दूसरे की असफलता को दिखाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और उसी का परिणाम है कि बच्चों के साथ नक्सली इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन आपने दिखाया है ये बहुत और लोगों के लिए नया अनुभव हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ ये कोई पहला अनुभव नहीं है। नक्सलियों का
बच्चों को अपने साथ लेना, ये बहुत सालों से और बहुत पहले आप ख्याल होगा कि वीडियो वायरल हुआ था, फोटोग्राफ्स आए थे कि जिसमें बच्चों की बटालियन आर्मी नक्सलाइट्स की है और बाकायदा जो है वो गाने गाते हुए जंगलों में उनके साथ काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल इनके विस्तार को रोकने के लिए जो जैसे राउत साहब ने कहा कि वो जो वैचारिकी स्तर पर जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं उसकी वो शून्य नजर आता है उस वैचारिकी के, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो केवल हिंसा का माहौल नहीं है, हिंसा का वातावरण का मुहिम नहीं है, वो हिंसा के साथ साथ हिंसा उनका रास्ता है, लेकिन लड़ाई वैचारिक रास्ता बदल गया है इस दौरान। बिल्कुल वैचारिक लड़ाई थी वो वैचारिक लड़ाई अब हिंसा में बदलती जा रही पूरी तरह से। जी, उनकी वैचारिकी का आधार ही ये है, वो तो ये मान के चलते हैं कि हमको जो सत्ता हासिल करनी है वो हिंसा से ही हासिल करनी है, हथियार से ही हासिल करनी है। वो वोट पर भरोसा नहीं करते, तो हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस हिंसा के पीछे जो वैचारिकी है उससे भी लड़ना होगा। केवल हिंसा से लड़कर आप हिंसा पर काबू नहीं पा सकते, उसके पीछे जो वैचारिकी है, जो रणनीति है और जो समाज के अंदर अपनी स्वीकृति बनाने की लगातार जो पहल चल रही है, उस स्वीकृति को निगेट करने के लिए आपको काम करना होगा। सिर्फ ये मान लेने से कि इन सबसे कुछ नहीं होगा और ये इनको कोई समाज स्वीकृति नहीं देगा, बच्चे नहीं मानेंगे। जब बच्चे यदि मन के सच्चे हैं तो यदि वो ये मानते हैं कि डॉक्टर बनना है तो उनको ये मानने में कौन सा वक्त लगेगा कि उनको हथियार लेकर जंगल में जाना है, कब बदल तो जाए उनका। इसलिए जो है आत्मसंतुष्टि का भाव या डिफेंसिव होने का भाव रखने की जरूरत नहीं है, और न आरोप प्रत्यारोप से कोई इसका हल निकलेगा। इसको इससे ऊपर आके सोचना होगा कि कैसे इस समस्या से लड़ने की जो रणनीतिक खामियां हैं उन खामियों को दूर करने पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल गिरिजा जी, हम राउत जी से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ करिएगा मुझे थोड़ी देर हुई आपका सवाल लेने में, आप अपना सवाल करें। सर मेरा प्रश्न है, जब नक्सलियों के खात्मे की बात चलती है तब कुछ लोग बातचीत और समझाइश की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि पंजाब में सिर्फ सख्ती से ही आतंकवाद दूर हुआ था। आज के विषय में मेरा प्रश्न है कि जब नक्सली दर्जनों जवानों को मार रहे हैं और नेताओं को मार रहे हैं और लैंडलाइन विस्फोट कर रहे हैं, तब यहाँ सहनशीलता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या यहाँ सहनशीलता सहायता नहीं है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी नहीं है क्या यहाँ पर? बिल्कुल राय साहब, हम इसका उत्तर हमारे साथ पूर्व डीजीपी राउत साहब हम उनका लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं भोपाल से ही, योगेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, क्या नक्सलवादी और आतंकवादी इन दोनों में सरकार और शासन फर्क मानता है या नहीं? जी राउत साहब, आपने हमारे दोनों दर्शकों के सवाल सुने, साथ में मेरा भी एक सवाल है आपसे कि क्या ये वक्त आ गया है कि सेना के हवाले मध्य छत्तीसगढ़ को देना चाहिए? मैं सबसे पहले त्रिपाठी जी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मेरे ख्याल से तो सेना को देने से कोई फायदा नहीं होगा जी, इसलिए कि सेना को इस बात का अनुभव नहीं है जी कि पब्लिक के बीच में पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स है, पब्लिक का जो डीलिंग है, वो एक अलग किस्म का काम होता है जी। सेना को ये मालूम है सामने दुश्मन खड़ा है, दुश्मन को मारना है, तो उनके लिए सीधा काम है जी, सीधे कमांड हुआ और सीधे उसका जवाब भी मिल गया। लेकिन ये लोकल पुलिस को ही हमको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जी। तो इसलिए सेना वाली जो प्रपोजल है उससे तो मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ जी। हमारे दो दर्शकों के सवाल जी, तो उनका जो सवाल था जी, एक का सवाल था कि सहनशीलता की बात करने लगते हैं लोग जी, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए उनका। ये दोनों जो अपने दर्शकों की सवाल है दोनों रिलेटेड है। नहीं, एक का ये है कि इनको आतंकवादी माना जाए या नक्सलवाद, उनका आतंकवादी नहीं, मैं उसी का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या है कि नक्सलवाद एक पूर्ण दर्शन है ये जो कम्युनिज्म की बात आती है ये अपने आप में, इसलिए इसमें वैचारिक साइड को भी उतना ही महत्व देना पड़ता है जितना ऑपरेशनल साइड को। ऑपरेशनल साइड के लिए तो काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह ये वो हो रहा है और उसमें अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगे हैं और वो होता है, लोकल पुलिस भी करता है। साथ साथ ये अभी जो स्कूल बच्चों की बात आई, इसलिए वैचारिक पक्ष को हम ज़्यादा महत्व भी दे रहे हैं क्योंकि बच्चों को दुनिया में सबको ये बतानी पड़ेगी कि ये विचार जहाँ जहाँ चली है, चाहे सोवियत रशिया में चला हो, चाहे चाइना में चला हो, अब सब जो है वो विचार जो है ख़त्म हो रहा है। सब जगह ये प्रमाणित हो रहा है कि ये विचार जो है कोई
इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अल्टीमेटली सब वही नेशनलिज्म पे और इस पे आ जाते हैं, चाहे वो सोवियत रशिया हो, चाहे चाइना हो, या जहाँ कहीं इसको हम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मानते थे वो एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अब जो है प्राइवेटाइजेशन चाइना में भी हो रहा है। अगर आप अनुमति दे तो हमारे साथ एक रायगढ़ से दर्शक है, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी शत्रुघ्न जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें संक्षेप में। जी सर नमस्ते जी। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ सर जी कि ये जो नक्सली वाला बात है जी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है जी, और इसको जो लोग यहाँ पे बैठ के मीडिया में आप लोग जो बताते हैं उसका जब तक जमीनी हकीकत नहीं होगा, यहाँ सारे कानून बन जाते हैं, ये लोन मिल जाएगा। ये आपका सुझाव है, सवाल नहीं है, आप अपना सवाल करें। सवाल आप लोग तो इतना सवाल उठा ही रहे हैं, सवाल से कुछ हल हो पाए वो चाहते हैं। जी जी ठीक है, मैंने वो हल चाहते हैं वो। जी राउत साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, वही कह रहा साथ में ये भी कि हल कैसे हो। हाँ, हल यही मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आज आपकी टीवी का प्रोग्राम दिखा रहे हैं जी, इससे इसका भी अपना प्रभाव है जी। तो इसी तरह जो है नेट पे बहुत सारी वेबसाइट नक्सलाइट्स का है, तो उसकी जगह जो है हमारे जो एनलाइटेंड लोग हैं उनकी भी अपना वेबसाइट होना चाहिए जी, जिसमें हम इस बात को, क्योंकि आजकल तो गांव तक भी ये चीजें पहुंच गई है जी, प्रचार प्रसार का साधन जी, और वहाँ पे जो आपके दूसरे साधन रहता था, अब वो किस तरीके से किया जाएगा वो तो एक अलग साइड है जिसको मतलब सीक्रेट तरीके से किया जाता है। वो चाहे लोकगीत हो, चाहे लोकल ड्रामा हो, चाहे कुछ हो, जो भी पब्लिक के प्रचार प्रसार का साधन है उस माध्यम से वैचारिक स्तर पर इसकी लड़ाई किया जाना जरूरी है। और जो ऑपरेशनल साइड है, जिसको एक अपने दर्शक कह रहे थे कि क्या ये नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना कोई नहीं कह रहा है, इसको करना तो बहुत ही जरूरी है कि ऑपरेशन जो है ठीक तरीके से हो और इनको इनके अपने भाषा में ही उत्तर दिया जाए, वो जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो कोई लॉ को नहीं मानते हैं, तो जो लॉ को नहीं मानता है किसी देश में तो वो एक वार जैसा स्थिति हो जाता है। और एक युद्ध स्तर का जहाँ स्थिति है वहाँ उसका उत्तर भी उसी स्तर पे देना पड़ता है, चाहे पंजाब में हो, चाहे नक्सलिज्म हो, कोई भी हो जी। तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नज़र में लेना पड़ता है और कई बार इसलिए स्पेशल लॉ भी ड्राफ्ट किया जाता है। तो हमको ये नहीं कहना है कि जो दर्शक महोदय कह रहे थे कि हमको ये साइड क्यों नहीं करना है, खाली वैचारिक वाली बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आप में स्ट्रांग किया जाता है। इसके लिए आंध्रा में भी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग स्कूल कॉलेजेस है, छत्तीसगढ़ में भी खोला गया है और भी जगह है, हजारीबाग में भी है। तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग और वो सब चलता है और ये कंटिन्यूस लड़ाई है। आज से कब से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है आंध्रा में कम से कम मेरा 1-2 साथी का जीवन जा चुका है। एक मेरा बैचमेट है केस बैच, इन्होंने खूब लड़ा था वहाँ नक्सलाइट्स के खिलाफ जी। तो वो अपने आप में किया था। यही आपको मालूम है भोपाल में हम लोगों ने पकड़ा था, जो आर्म्स बना रहे थे, पकड़ी गई थी पूरी, आर्म्स पकड़े गए थे। तो उसमें जो है बिल्कुल ही यही लोकल BHL के पास में ही हम लोगों ने उनको पकड़ा था। तो वो कार्रवाई अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जैसा गिरिजाशंकर जी ने कहा, वो कार्रवाई के साथ साथ हमारा वो दूसरा पक्ष जो है वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और एक साइड ये है जो बस्तर में मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था कि उस पहले भी उसके बारे में बताया गया था और उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था कि ये जहाँ जहाँ अभी नक्सलिज्म आया नहीं है, आने वाला है, एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, या जहाँ वो सर्वे और प्लानिंग के स्टेज में है, जहाँ दूसरे फ्रंट रख के वो उनके माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी भारत सरकार को राज्य सरकार ध्यान दे के ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो एरिया अछूत अभी है नक्सलिज्म से, वो एरिया तो बचे रहें। तो उसके लिए वो प्लानिंग होना भी बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको भी होगी कि हमारे मध्य प्रदेश पे जरूर वारदात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम सिगरौली का क्षेत्र बताएं, सीधी का बताएं, शहडोल का बताएं, बालाघाट, मंडला, इन जगहों पे वो काफी मात्रा में आ चुके हैं। हम एक बार फिर उपासने जी के पास चलते हैं। उपासने जी, अभी सिंह साहब ने आरोप लगाया था, आरोप क्या, उन्होंने सच्चाई बताई थी, बाकायदे कागजों के साथ बताई थी कि जब कांग्रेस का शासन था तब 3 जिले प्रभावित थे बस छत्तीसगढ़ के, लेकिन जब से 12 सालों में 17 जिले प्रभावित हो गए हैं। और
इसके पहले आपको ध्यान होगा कि बिलासपुर के आगे एक पूरे स्कूल के बच्चों को उन्होंने अगवा कर लिया था, बाद में उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, ये बात अलग है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो उनके रहमो करम पे ही छूटे थे। देखिए, राउत साहब ने इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर किया कि ये लंबी लड़ाई है और ये काफी समय से चल रही है। ये कांग्रेसी भले उसको डींग हाँक लेके 3 राज्यों में था, ये बताएं 3 राज्यों से आखिर प्रारंभ तो वहीं से हुआ, और शासन बदलना, शासन आना, ये बात तो होती रहती है, लेकिन इसका प्रारंभ क्यों हुआ, इस बारे में तो आखिर चिंता करनी चाहिए। अनेक राज्यों में आंध्र की बात हुई, दिगर राज्यों की बात हुई, तो ये प्रारंभ हुआ उसी समय। यदि उस रोग को वहां रोक दिया जाता तो ये रोग इतना बढ़ता नहीं। उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार जो है वो आखिर कांग्रेस पार्टी है, जिसने कि इस राज्य में उसको पनाह दी। 3 जिले स्वयं एडमिट कर रहे हैं। आखिर धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ा, शहरी क्षेत्रों में भी उन्होंने कहीं न कहीं अपने पॉकेट्स बनाए हैं, तो ये धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ बनाया है। लेकिन शासन इस दिशा में मौन है, ऐसी बात नहीं है। शासन ने सब प्रकार से, आपको मालूम होगा कि शासन ने उस काफी लोगों को जेल के शिक्षों में डाला जो शहरी क्षेत्र में भी इस नेटवर्क का इनको साथ दे रहे थे, उनको भी पकड़ा, उनको भी जेल के शिक्षों में डाला। लेकिन एक दूसरा समाज होता है जो उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। शासन के सामने बहुत सी बाध्यताएं होती हैं। शासन लगातार जो है, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि शासन नहीं कर रहा है, समाज के साथ मैंने शासन को जोड़ा है। शासन अपनी पहल करता है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। यदि सभी प्रकार से नक्सल समस्या से लड़ने के लिए सब मिलकर विचार करेंगे, मेरा विचार ये था, ये मैंने कहीं नहीं कहा कि शासन जो है इस दिशा में मौन है या शासन पंगु है। शासन के अपने अधिकार हैं, शासन अपने अधिकारों से कर रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार पर ही निर्भर रहना या सरकार ही सब कुछ करेगी, ये यदि हम सोच कर बैठ जाएंगे और विपक्ष केवल आरोप लगाने का काम करेगा, तो ये उससे कहीं न कहीं मनोबल नक्सलियों का बढ़ता है। हमारी सभी की जिम्मेदारी, चाहे मीडिया हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सब मिलकर यदि इस समस्या से ऐसा कोई भी कदम हम न उठाएं जिससे उनका मनोबल बढ़े, ये इस दिशा में भी हमने पहल की, तो निश्चित रूप से नाइक साहब राउत साहब जो बातें कह रहे हैं उस पर जो है अमल हो सकता है, और उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता मैं मानता हूँ। और जी उपासने जी उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता। एक हमारा छोटा सा सवाल है, आपने कहा पार्टी लाइन से हट करके सभी दलों को एक साथ, कितनी सर्वदलीय बैठक की है आपने 12 सालों में नक्सली समस्या को लेकर के? पूरा विधानसभा का सत्र इसके लिए सबसे पहले बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष की कोई जिम्मेदारी जो है इस पर दिखाई नहीं देती, कोई रुख जो है। इन 12 वर्षों में मैं तो साफ आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगाया, नक्सलियों के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगाया। वो केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे। कहीं भी उनका एक भी इस प्रकार का कृत्य नहीं दिखाया जाए जो कि नक्सल समस्या के विरोध में दिखाई दिया हो। जब भी वो चाहे लाइव चैनल पर भी आते हो तो उनकी बातों से कहीं न कहीं नक्सलवाद बढ़े, ये भाव उनकी तरफ से दिखाई देता है। ये मैं उचित नहीं मानता इस बात। जी उपासना सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन साथ में हमारा सवाल है, उपासना जी ने कहा कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मैंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते, उपाय क्या हो ये आपकी तरफ से नहीं आया। गिरिजा जी ने एक बात कही कि इसमें आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। अगर सचमुच में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है या जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, तो पार्टी लाइन से हटके सोचना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, शुरुआत में करता हूँ, इस देश में नक्सलवाद आया कहाँ से? नक्सलवादी से शुरुआत। जी। कालू सन्याल, चारू मजुमदार, 2 लोग। आज नक्सलवाद बांग्लादेश, आज नक्सलवाद वेस्ट बंगाल से खत्म। ममता बनर्जी आई और 30 दिन के अंदर जो है किशन जी मारे गए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, नक्सलवाद नहीं चाहिए, नक्सलवाद खत्म हो गया। सवाल ये है कि आखिर यही राज्य क्यों जहां नक्सली फलते फूलते हैं? आखिर यही राज्य क्यों जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता नक्सलियों को साथ देने के आरोप में जेल जाते हैं? रही बात जो आपने पूछा कि हमने क्या किया, अपोजिशन में रहते हुए जब पहली बार अपोजिशन में हम आए 2003 से 2008 के दौर में, आपको याद होगा रात को 2 बजे तक विधानसभा में क्लोज डोर सेशन चला था
और वो महेंद्र कर्मा उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने चलवाया था। मैं उस समय विधानसभा हाउस में नहीं था, लेकिन उस परिसर में मौजूद था। आज उपाध्याय ये बता दें कि 2:30 बजे रात तक जो फैसले लिए गए, सरकार उनमें से किन किन फैसलों पर आगे बढ़ी है। रही बात नक्सलवाद से लड़ाई लड़ने की, आप 12 साल का इतिहास देख लीजिए, कितने कांग्रेसी नेता नक्सलियों की गोलियों का शिकार हुए हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी के मित्र शिकार हुए हैं। ये बताता है कि वैचारिक आधार पर हम कितना लड़ रहे हैं और ये कितना लड़ रहे हैं। 12 साल में त्रिपाठी जी ये सरकार तय नहीं कर पाई है कि नक्सलियों के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। कभी इनके मुख्यमंत्री कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं के मुख्यमंत्री का बयान आया था, आपके पास होगा भी, कि नक्सली छत्तीसगढ़ की महतारी के सच्चे सपूत हैं। यही सरकार है जो एक तरफ कहती है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, एक तरफ कहती है वो सपूत है, एक तरफ कहते हैं वार्तालाप होगा। जब कलेक्टर का अपहरण होता है तो हाई पावर कमेटी बना दी जाती है, नक्सलियों को छोड़ेंगे। तो ये सरकार सब मिलाकर इस समस्या को खत्म करना ही नहीं चाहती। राउत साहब ने जो बात कही, गिरिजा शंकर जी ने बात कही, मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये बड़ा ही स्पष्ट त्रिपाठी जी कि नक्सली की गोली का जवाब पुलिस की गोली हो सकती है, लेकिन नक्सली की विचारधारा का जवाब आखिर कौन देगा? नहीं, बिल्कुल। महेंद्र कर्मा आखिर क्या कर रहे थे? महेंद्र कर्मा इसी नक्सली विचारधारा के खिलाफ अपनी विचारधारा को लोगों को बीच लेके जा रहे थे और ये बता रहे थे कि डेमोक्रेसी का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। क्योंकि नक्सली क्या कहते हैं? नक्सली डेमोक्रेसी को सुअर का बाड़ा कहते हैं। नक्सली कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसी विचारधारा से बोल रहे थे, इसी विचारधारा से अनंत कुमार पटेल बोल रहे थे। सिंह साहब, तो आपका क्या मत है? किस तरह नक्सली समस्या समाप्त हो सकती है? हम संक्षेप में थोड़ा जानना चाहेंगे। त्रिपाठी जी, बड़ा सिंपल से इसका जवाब है, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जब तक इसके सोशियो इकोनॉमी के जो हिस्से का अध्ययन न किया जाए और उस हिस्से के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक ये समस्या कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आपको विचारधारा के स्तर पर, आपको ग्रामीणों के आर्थिक मजबूती के आधार पर, आपको उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उन्हें स्थानीय रोजगार मिले इस आधार पर, और उन्हें त्वरित और तुरंत न्याय मिले इस आधार पर, जब तक ये 3-4 एस्पेक्ट को लेकर सरकार साथ नहीं चलेगी, कोई भी सरकार नक्सलवादी समस्या का हल कभी नहीं कर पाएगी। ये मेरा दावा है। जी सिंह साहब, विजय जी, आपने फिर एक बार हमारे दोनों जो अतिथि हैं उनको आपने सुना। अब आपकी यहाँ क्या टिप्पणी? लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं जबलपुर से, संदीप जी, आपका स्वागत है। सवाल करें। नमस्कार जी, सवाल करें संदीप जी। मैं सच्चिदानंद जी से पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जी, जब ऐसी बातें होती हैं जी, तो सरकार का इंटेलिजेंस क्या करता रहता है? आखिर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, केवल हम बातें करते हैं और कुछ भी नहीं होता। सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया इसमें। सूचना तंत्र सरकार का फेल है, बिल्कुल सही बात है। हम अब सच्चिदानंद जी के पास जब जाएंगे तो आपका उत्तर लेंगे, लेकिन गिरिजा जी, अभी हम जानना चाहेंगे कि हमारे दोनों आपने अतिथियों को सुना फिर से एक बार। नहीं, अतिथियों की बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी नक्सलवाद पर डिबेट होती है तो यही तर्क और यही आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और इसका कोई बहुत इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। मुख्य बात यह है कि जब भी नक्सलवादी हिंसा की बात होती है, इस समस्या की बात होती है, तो आज तो आपने उसका एक अलग पहलू उठाया, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाला। आमतौर पर नक्सली हिंसा पर डिबेट, बातचीत कब होती है? विधानसभा का वो सत्र कब बुलाया गया? जब कोई बड़ी वारदात होती है, बड़ा जनसंहार होता है, तब बातें होती है। और फिर एक ही मुद्दा उठता है, वो इंटेलिजेंस फेलियर था या कहीं पुलिस का फेलियर था। नक्सलवाद को केवल पुलिस तक सीमित रखकर आप कुछ नहीं कर सकते। जो आज जो आपने जो मुद्दा उठाया है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो पुलिस और उनकी हिंसा और उनकी लड़ाई और उनसे निपटने के तौर तरीकों और उन पूरी रणनीति से अलग है। किस तरह उनकी वैचारिकी समाज के अंदर वो अपनी पैठ जमा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आज की घटना नहीं है। ये काम बरसों से हो रहा है। बरसों पहले कॉलेजों के अंदर जगदलपुर के नक्सलियों को जाकर उनसे संपर्क करते हुए, बात करते हुए, छात्रों के साथ अपनी सिंपैथी क्रिएट करने की घटनाएं कोई नई नहीं है। और ये केवल छत्तीसगढ़ या बस्तर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में, देश के बाहर जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी वैचारिकी है, उसके साथ सहानुभूति रखने वालों का एक बड़ा समूह है।
जो उनके साथ हर वक्त खड़ा नजर आता है, चाहे कि मानवाधिकार के नाम पर या किसी और नाम पर। मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे वो सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे नक्सलवाद से लड़ने वाली तमाम जो रणनीति है, उस रणनीति में इस वैचारिकी से लड़ने की क्या सूरत है, और क्या आप ये मानते हैं कि यदि एक तरफ नक्सलवाद की पूरी वैचारिकी समाज में फैलती जाए, स्कूलों में बच्चे उनके इन्फ्लुएंस में आते जाएं, और उधर आप जंगल में लड़ाई लड़कर नक्सलियों से सेना को या पुलिस को या किसी को उनके आमने सामने करते जाएं, तो क्या इस सैलाब को रोके बिना वो लड़ाई आपकी सफल हो सकती है? यदि ये लड़ाई 30 साल 40 साल से चल रही है और हम कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई चलेगी, लंबी लड़ाई क्यों चलेगी? इसलिए चलेगी क्योंकि उनके उस विस्तार को रोकने की कोई रणनीति इस नक्सल एंटी नक्सल जो ऑपरेशन है उसमें नहीं है। हम केवल जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात करते हैं वो केवल जंगलों में मुठभेड़ की, लड़ाई की, हिंसा से जवाब की, वो जरूरी है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी ये है कि ये जो उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से लड़ने के लिए जो राजनीतिक रूप से सक्रियता होने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर यह रणनीति होनी चाहिए कि उनके जो समर्थकों का जो एक बड़ा दायरा है उसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। और वरना ये जो स्कूल के जरिए बच्चे जो नक्सलियों के प्रभाव में किए जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही नक्सलियों को लगातार विस्तार देगा और ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलती रहेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, अंतहीन हो जाएगी। गिरिजा जी, हमारे साथ एक दर्शक और है, अंतिम समय पे तो जुड़ी हैं दतिया से। नीतू जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना संक्षेप में सवाल करें, हमारा समय समाप्त हो गया है लगभग। लगता है नीतू जी संपर्क नहीं हो पाया जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है। राउत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने आज आपको वीडियो दिखाया, सारी चीजें हैं, आपने इसके पहले बताया कि कैसे हो सकता है, एक अंतिम टिप्पणी की, इस तरह से अगर और भी स्कूलों में, जैसा कि सिंह साहब ने एक आंकड़ा दिया कि कितने स्कूल बंद कर दिए गए, ये स्कूल बंद कर देने से क्या इस तरह के जो नक्सली मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा? नहीं, स्कूल बंद करने से नक्सली मूवमेंट तो बंद नहीं होगा जी। वो तो एक टेम्परेरी कभी कोई कानून व्यवस्था के दृष्टि से जैसे हम यहाँ भी बंद कर देते हैं, वो एक अलग बात है जी। लेकिन वो कोई उसका समाधान नहीं है जी। और समाधान तो उसकी मैंने इसीलिए 2 वर्ड में कहा, उसको ज़्यादा मैंने विस्तार से कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा गुप्त रूप से ही बनाया जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। कि इसमें क्रिएटिव और इन्वेंटिव टाइप के सोल्यूशन चाहिए। मतलब मैं किसको अपना मुखबिर बनाऊं, किसके थ्रू काम करूं, वो केवल पुलिस के कर्मचारियों से करूं या मैं दूसरा कोई और अपना तरीका अपनाऊं, ये वो जो तरीके हैं वो एक अपना सोचने में कितना ताकत है, हमारी विल पावर कितना है उसके लिए, उस पर डिपेंड करता है। और डेडिकेटेड और कमिटेड और ऑनेस्ट लोग जो है वो चाहिए इस काम के लिए, वही इसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जी राव साहब, अंतिम चूंकि चलते चलते उपासना जी, हमारा एक बहुत संक्षेप में आपसे सवाल है, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। एक दर्शक ने कहा था कि आपका सूचना तंत्र का ये फेल्यूर है। निश्चित रूप से सूचना तंत्र ही कमजोर होता है तब इस प्रकार की बातें होती है, और उसको निश्चित रूप से सर्च करने की आवश्यकता है। और हम जो भी घटनाएं हुई हैं पहले भी, वो सूचना तंत्र के कारण ही हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था, उसमें कोई बात नहीं है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पासवान सिंह साहब, चलते चलते आपका क्या मत है? पासवान जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूँ मैं, यहाँ का सूचना तंत्र कमजोर है, लेकिन सूचना तंत्र बहुत मजबूत भी है कांग्रेसी नेताओं के फोन टेप करने के लिए और उनकी जासूसी कराने के लिए, ना कि नक्सलवादी घटनाओं की जानकारी लेने के लिए। जी सिंह साहब और उपासना जी, आप दोनों लोग ठीक है, नक्सली समस्या अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। निश्चित रूप से आप विपक्ष में हैं तो आरोप लगाना और आपको आरोप को निराधार बताना। उपासना जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राउत साहब, आपने जो बताया हमारे दर्शकों ने देखा,
सोचा और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिजा जी, आपकी विशेष टिप्पणी के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने चर्चा की हमारे धान के कटोरे में पैदा की जा रही नक्सल के फसल की। सरकार किसी की भी हो, नक्सलियों पर नकेल कसने के दावे सभी करते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र से भारी भरकम पैकेज भी लिया जाता है और शुरू होती है एयर कंडीशनिंग